Hello and welcome to Synopsis. I am Krishna. This is lecture for Geography Optional. Core Optional के लिए टॉपिक है Perspectives in Human Geography Quantitative Revolution. तो इस टॉपिक को हम इन हेडिंग्स में पढ़ेंगे. इसके बियॉन्ड फर्दर ये लेवल 3 में और लेवल 4 में देखेंगे. तो जो ये टाइप ऑफ क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग ही हम इसे पढ़ेंगे. कैसे क्वेश्चंस आते हैं पर्सपेक्टिव के किसी भी टॉपिक से, मेनली ये क्वेश्चन आएंगे कि या तो ओवरऑल कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछेगा कि क्यूआर के बारे में पूरा बता दो, क्रिटिकल एनालाइज, मतलब आपको ये पूरा जो 1400 वर्ड्स हैं इसको आपको 250 वर्ड्स में समराइज करना है, या तो ये क्वेश्चन पूछ लेगा. या फिर आपका सब हेडिंग से क्वेश्चन पूछेगा, लाइक सीधे ऑब्जेक्टिव पूछ लेगा क्यूआर क्यों आया. ठीक है, तो इंट्रोडक्शन ऑब्जेक्टिव टेक्निक बता के छोड़ दो. ठीक है, मेरिट डीमेरिट पूछ लेगा कई बार. ठीक है, लगातार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मेरिट और डीमेरिट बता दो. कभी रेडिकलिज्म की पूछता है, कभी बिहेवियरलिज्म की, कभी कुछ. देन क्रिटिकल बैकलैश क्यों आया, क्यूआर क्यों आपका जितने जल्दी एक ही रिवॉल्यूशन की तरह आया था उतने ही जल्दी इसका ओवर एंथुजियाज्म डिक्रीज़ हो गया, कैसे आपकी और जो अप्रोचेस थी रेडिकल बिहेवियरल वो क्यों आई. देन इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, ये पार्ट हम हमेशा मिस करते हैं, लेकिन ये आपको एज सच तैयार करने की नीड है. बहुत बार इस पर क्वेश्चन पूछे, क्यूआर में ही पूछे, सब में पूछे हैं. देन इसके बाद इस लेक्चर में हम यहाँ तक बात करेंगे जो एडवांस लेक्चर लेवल 3 में देखेंगे, लीडिंग एडवोकेट्स ऑफ क्यूआर, उसकी एप्लीकेबिलिटी देखेंगे. ये वाला पार्ट देखेंगे एप्लीकेबिलिटी कैसे है. तो जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, ओवरऑल कॉन्सेप्ट पे पूछा हुआ पूरा बता दो. दूसरा सब हेडिंग, तीसरा हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ये वाला. देन प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ क्या क्या है उनको हम यहाँ कवर करेंगे. बहुत बार पूछता है ऐसे. ठीक है, कभी रेडिकलिज्म का जैसे वेलफेयरिज्म का पूछा हुआ है एक बार कि प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ क्या है. देन अप्लाइड क्वेश्चन, ये हम अप्लाइड और इंटर रिलेटेड, इंटर टॉपिकल रिलेटेड, मतलब क्यूआर वेलफेयर से कैसे रिलेटेड है, ये सारी चीज़ें हम एडवांस लेक्चर में पढ़ेंगे. ऑप्शनल में अगर हम इसे ट्रेस करें तो टॉपिक एज सच आपको दिखता है पेपर 1 में क्यूआर प्लस लोकेशनल एनालिसिस. अभी एक लोकेशनल एनालिसिस के साथ में क्यों दिया हुआ है, उसका रीज़न है क्योंकि लोकेशनल एनालिसिस या स्पेशियल एनालिसिस उससे रिलेटेड टॉपिक है. स्पेस क्या होता है, रीज़न क्या होता है, मैं आपको लगातार बताता आया हूँ. सिलेबस में तो पर्सपेक्टिव में लगातार ये लिखा हुआ है. ठीक है, हमने एरियल डिफरेंशिएशन, रीजनल सिंथेसिस, डाइकोटोमी, डुअलिज्म, इन्वायरमेंटलिज्म खत्म कर लिया है. अब जब आप क्यूआर पढ़ोगे, ठीक है, इस सिलेबस को जो मैंने रीअरेंज किया है, क्यूआर में आपको इतनी चीज़ें और पढ़नी है एक्स्ट्रा जिन पे क्वेश्चंस पूछे हैं. ठीक है, क्वांटिफिकेशन इन ज्योग्राफी, ये आप और कहीं नहीं इनको अप्लाई कर सकते हो. एक तो मॉडल्स पे पूछा हुआ है कि मॉडल क्या होते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन. सिस्टम एनालिसिस, ग्रेविटी मॉडल पे अलग से क्वेश्चन पूछा है. डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन, पॉजिटिविज्म पे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है. ठीक है, पॉजिटिविज्म इनफैक्ट बेसिस है, इसका मतलब होता है साइंटिफिक एंड रैशनल पॉइंट ऑफ व्यू लेके चल रहे. देन लोकेशनल एनालिसिस भी क्यूआर की सब हेडिंग में ही आप पढ़ोगे. देन क्यूआर इटसेल्फ. तो इतने क्वेश्चंस बनते हैं. अगर हम देखें क्वांटिफिकेशन इन ज्योग्राफी से क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं, तो मॉडल्स पे क्वेश्चन पूछे हैं. शॉर्ट नोट ऑन मॉडल इन ज्योग्राफी, मतलब बुक का हेडिंग ही पूछ लिया है. ठीक है, एनालाइज एप्लीकेशन ऑफ मॉडल्स इन ज्योग्राफी. तो ये तो खैर जब आप पूरा सिलेबस कर लोगे तो आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा कि इंडस्ट्रियल मॉडल का ये एप्लीकेशन है, इसका ये है. इनफैक्ट आज के लेक्चर से भी थोड़ा आइडिया लग जाएगा. और मॉडल इन ज्योग्राफी, कैसे मॉडल्स बनते हैं, तो इस पर हम सेपरेट लेक्चर लेंगे. देन सिस्टम एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी, पूरा ये देखो लगातार क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, आप पॉज करके देख लेना. ग्रेविटी मॉडल पे सीधे क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसके एप्लीकेशन क्या है. आज के लेक्चर में हम डेफिनेटली इन सब बारे में हल्का हल्का एक ब्रीफ इंट्रो लेते हुए चलेंगे कि ये होते क्या है. बाद में इनको एलैबोरेट करेंगे. डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन, ये आपको नहीं पता कहाँ मिलता है, ये रूपा मेड सिंपल में थोड़ा सा इंट्रो दिया हुआ है. बाकी इसके लिए कुछ आपको फॉरेन राइटर्स की बुक पढ़नी होती हैं, तो आई विल प्रोवाइड यू नोट्स ऑफ दोज थिंग्स. फैक्टर क्या है, अभी रिसेंटली 90 के बाद 2012 में 12 मार्क्स का पूछा था. पॉजिटिविज्म पे ही पूछ लिया कि इम्पैक्ट ऑफ पॉजिटिविज्म पैराडाइम शिफ्ट इन ज्योग्राफी. पॉजिटिविज्म ने क्या शिफ्ट किया आपका, क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन, मतलब एरियल अप्रोच को, रीजनल अप्रोच को स्पेशल अप्रोच में लाके खड़ा कर दिया. या डिस्क्रिप्टिव कैरेक्टर ऑफ ज्योग्राफी, कि ज्योग्राफी जो डिस्क्रिप्शन पे जाती थी कि पहाड़, प्लेट्यू, रिवर, ओशियन, ये सब चीज़ों से लेके वो आपका लोकेशन थ्योरीज पे गया कि स्पेस में हमें काम करना है. तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो देखने में टफ लगता है, लेकिन अगर आपको बेसिस पता हो कि पॉजिटिविज्म ने किया क्या तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो. लोकेशनल एनालिसिस से क्वेश्चन अभी एक्सपेक्टेड है. क्यूआर से जो क्वेश्चंस आए हैं अभी फ़िलहाल हम इस पे देखते हैं कि क्या ये मीन है टू एंड और ज्योग्राफिकल मेथड इटसेल्फ. ठीक है, यही एग्जैक्टली सेम सिमिलर क्वेश्चन है जो 82 में पूछा है, यहाँ पॉजिटिविज्म के कॉन्टेक्स्ट में पूछ दिया है. ठीक है, तो ये कहता है कि क्लियरली डिस्कस, क्लियरली ब्रिंग आउट पर्पस ऑफ ज्योग्राफी, मतलब ज्योग्राफी का पर्पस क्या है. तो ज्योग्राफी के दो पर्पस हैं कि रीजनल हो सकती है कि स्पेशल हो सकती है. तो नोमोथेटिक या आइडियोग्राफिक वाली बात जो है, तो उसके इर्द गिर्द हमें ये पूरी बात लिखनी है. दैन क्रिटिकल एस्से ऑन क्यूआर, पहले 60 नंबर के क्वेश्चन होते तो एस्से पूछता था. ठीक है, तो ये आपको पूरा टॉपिक को समराइज़ करना है. व्हाट इज़ मीन्ड बाय दिस, डिस्कस इम्पैक्ट ऑन डेवलपमेंट ऑफ सब्जेक्ट. सब्जेक्ट को इसने कैसे इम्पैक्ट किया वो हम इसी लेक्चर में देखेंगे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में.
देन अब देखो ये शॉर्ट नोट पूछा है, यहाँ 60 मार्क्स में सेम क्वेश्चन पूछा है कि क्रिटिकल ऐसे लिखो, यहाँ शॉर्ट नोट पूछा है, क्वांटिटेटिव एंड बिहेवियरल दोनों पे पूछा हुआ है। मतलब आपको 1990 में 20 नंबर का क्वेश्चन बताओ, मतलब 10 नंबर का ये 10 नंबर का ये, 2-2 पेज में लिखना, एक पेज में लिखना है हार्डली। तो इसमें आप कितना करोगे, 1400 वर्ड्स को आपको 100 वर्ड्स में समराइज करना है, ठीक है। देन व्हाट इज अंडरस्टूड बाय क्वांटिफिकेशन, दो चीज़ें होती हैं, क्वांटिटी एक क्वालिटी। तो ये क्वांटिटी की बात करता है, जैसे क्वांटिटी क्वालिटी मतलब सपोज 10 लोग हैं, 10 पीपल आर देयर, ठीक है। तो क्वांटिटी 10 लोगों के 10 आईडी कार्ड होंगे, आपका आईडी कार्ड और मेरा आईडी कार्ड, गवर्नमेंट के लिए हम लोग एक हैं, डेटा ऑफ 1, ठीक है। बट क्वालिटेटिवली आप और मैं डिफरेंट हो सकते हैं, हर इंसान दूसरे से क्वालिटेटिवली डिफरेंट है, तो हम क्वालिटी को इग्नोर कर देते, तो ये क्वांटिफिकेशन है, ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ क्वांटिटेटिव क्वांटिफिकेशन मॉडर्न ज्योग्राफिकल स्टडीज़, फिर से ये वाला क्वेश्चन रिपीट कर लिया है। 86 के बाद तुम्हारा ये वाला 98 में पूछ लिया। देन QR एंड मॉडल बिल्डिंग प्रोवाइडेड एम्पिरिकल बेसिस, ठीक है, सेम चीज़ फिर पूछी हुई है, लैंग्वेज चेंज कर दी, इलेबोरेट करना है इसको, ठीक। एंड ट्रेस द ओरिजिन, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव पूछ लिया फिर से, ठीक है। प्रोग्रेस ऑफ QR इन ज्योग्राफी, ब्रिंग आउट मेरिट एंड डीमेरिट, देखो सीधे मेरिट और डीमेरिट पूछा है, 2016 में ही बहुत लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है। मतलब इसमें आपको सिर्फ 3 पार्ट आंसर करने हैं, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, मेरिट और डीमेरिट, और डेफिनेटली आप इंटो और कंक्लूजन डालोगे। देन 2018 में फिर पूछ लिया है, डिस्कस क्रिटिकली मैनर इन विच QR प्रोवाइडेड मैथडोलॉजिकल फाउंडेशन फॉर मॉडल्स एंड मॉडलिंग इन ज्योग्राफी। तो ये कैसे मैथडोलॉजिकल फाउंडेशन दी, इन सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। तो ज्योग्राफी ऑप्शनल का जो सिनॉप्सिस IAS एक्सप्लेन्ड, ये टेलीग्राम ग्रुप है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, SYNGEOG फॉर ज्योग्राफी, GEOL फॉर जियोलॉजी। तो वो ग्रुप भी जल्दी फंक्शनल होने वाला है। हिमानी मैम इज़ टीचिंग, शी इज़ फ्रॉम IT BHU IIT कानपुर, शी इज़ हाईली टैलेंटेड टीचर, ऑलरेडी उनको काफ़ी एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, इंडस्ट्री का, GSI के साथ काम करने का। और ये टेलीग्राम ग्रुप है, अभी आप देख रहे हो 105 है। तो ये लेक्चर जो भी लेवल 2 वाले हैं, कुछ टॉपिक्स मोस्टली मैं यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ, और जो भी PDF वगैरह उसके लिए आपको वेबसाइट देखनी पड़ेगी। ये टॉपिक आपके एडवांस लेवल 3 और लेवल 4 में आएंगे। तो दिस इज़ अबाउट टेलीग्राम। और ये अगर कोर्स के पास आप जाओ तो ये कोर्स है ज्योग्राफी ऑप्शनल, 2 ऑप्शनल्स आपको दिखेंगे, ज्योग्राफी एंड जियोलॉजी। यहाँ पर आप डिटेल्स देखोगे तो ये डिटेल्स है, 10,000 रुपये फ़ी है, आपका मन करे तो ज्वाइन कर लो। अदरवाइज़ बेसिक लेक्चर जो है लेवल 1 और लेवल 2, लेवल 1 इज़ फॉर GS, लेवल 2 इज़ फॉर ऑप्शनल, कोर ऑप्शनल। ये आपको 280+ लाने में डेफिनेटली हेल्पफुल है। उसके बियॉन्ड आपको जाना है तो एडवांस लेक्चर, आंसर राइटिंग, इन सब के लिए आप यू कैन ज्वाइन। तो अगर हम अभी इस लेक्चर में देखें, स्टार्ट होने में 7 मिनट, इसमें से 40 सेकंड मैंने ज़्यादा मार्केटिंग की होगी। अपार्ट फ्रॉम दैट कि इस टॉपिक में पढ़ना क्या है, समझना क्या है, व्हाट इज द सिलेबस इटसेल्फ, मैं आपको कहता हूँ ऑप्शनल प्लस सिलेबस, तो इसके लिए आपको 8 मिनट लगे। अगर इस 8 मिनट में भी आपको क्लियर हो गया कि क्या है, ठीक है। QR की जस्ट बाद हम क्रिटिकल रिवॉल्यूशन पढ़ते हैं। तो ये आपको जो सिलेबस मैंने रीअरेंज करके दिया है, ये आप बिल्कुल रट डालो। अगर आप ये देखोगे, ये पेपर 1 का सिलेबस है कि 10 यूनिट्स हैं पेपर 1 में, देन पेपर 2 में ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। देन दिस सिलेबस ये मैंने रिस्ट्रक्चर किया जैसे मैंने तैयारी की थी एग्ज़ाम में, जैसे मेरे मार्क्स आए थे। तो यूनिट 1 जियोमॉर्फ में पेपर 1, P1 मतलब पेपर 1, P2 मतलब पेपर 2। तो ये दोनों जो भी रिलेटेड टॉपिक्स हैं, पेपर 1 पेपर 2, क्लाइमेटोलॉजी, टोटल 15 यूनिट में कन्वर्ट किया है पूरे टॉपिक को। तो पर्सपेक्टिव के कुछ पर्सपेक्टिव के टॉपिक्स हैं, तो ये वाला है। तो जैसे ही हम QR पढ़ते हैं, QR के बाद पूरा क्रिटिकल रिवॉल्यूशन आते हैं, इसमें रेडिकल, बिहेवियरल, ह्यूमन और वेलफेयर ये अप्रोचेज आती हैं। तो ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हिंदी का PDF इट विल बी अवेलेबल फॉर रजिस्टर्ड स्टूडेंट, तो आप उसको डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हो। तो ये हमने देख लिया। सो व्हाट इज़ इंट्रोडक्शन, मतलब क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन होता क्या है। सीधी सी बात ये है, आपको क्वालिटी से क्वांटिटी की तरफ जाना पड़ेगा। सपोज़ आपके 10 लोग हैं, ये पीपल, पर्सन A है, ये B है, ये C है, ये D है, ठीक है। अब आपको खेती करनी है। सपोज़ ये पंजाब में 5 तरह के लोग, हर आदमी दूसरे से डिफरेंट है, ये 5 तरह के लोग रह रहे हैं। अब किसी ने आपको कह दिया कि पंजाब में आप जाओ तो वीट की खेती बहुत अच्छी हो जाएगी, लेकिन इट माइट बी पॉसिबल कि पर्सन C कहे कि मुझे राइस की खेती करनी है और पर्सन D कहे मुझे खेती करनी ही नहीं है। तो आप इन 2 के पास ही जा पाओगे। लेकिन जनरलाइज्ड परसेप्शन आपका क्या है कि ABCD जितने भी लोग पंजाब में हैं वो सब वीट की खेती करेंगे ही करेंगे। तो आपने क्या किया, क्वालिटी को क्वांटिटी में कन्वर्ट कर दिया। डेफिनेटली मतलब मैन को आपने डेटा में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। डेटा, नंबर, ग्राफ, चार्ट, इन चीज़ों में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अल्टीमेटली इससे लॉस तो होगा, क्योंकि मतलब कुछ आपके कंप्रोमाइज़ेस होंगे, बट फिर आप मॉडलिंग, जनरलाइजेशन वगैरह कर सकते हो। कि सपोज़ आपको खेती करनी है तो वहाँ जाओ जहाँ पर ऑप्टिमम टेम्परेचर, प्रेशर ये मिले, ठीक है, रेनफॉल हो,
आपको अगर इंडस्ट्री लगानी तो वहाँ जाओ जहाँ रॉ मटेरियल हो, मार्केट पास में हो, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ हो, लाइक दैट। तो इंट्रोडक्शन क्यूआर का क्या है, क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन, ये एक पूरा रिवॉल्यूशन है। तो ये रिवॉल्यूशन क्या करता है, ये करता है एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल, मैथमेटिकल, SMTP याद कर लो, अदरवाइज़ याद नहीं होगा, ठीक है। इन 4 चीज़ों की, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, थ्योरम्स एंड प्रूफ्स, इन 4 चीज़ों के SMTP को अप्लाई करता है किस चीज़ में, जोग्राफिकल सिस्टम को समझने में। सिस्टम फिलहाल आपका क्या है, जब भी हम किसी चीज़ की स्टडी करते हैं तो ये एक इनक्लोज्ड बाउंड्री हो गई, इसके अंदर का जो पार्ट है ये मेरे लिए सिस्टम है, एक्सटर्नल मेरे लिए नील है। सपोज़ मैं पंजाब का एग्रीकल्चर सिस्टम स्टडी कर रहा हूँ तो पंजाब की एग्रीकल्चर मेरे लिए एक सिस्टम है, अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग एल्स दैट इज़ पार्ट ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ठीक है। तो मुझे जोग्राफिकल सिस्टम की स्टडी करने के लिए अगर मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है, डेटा होता है मेनली, ठीक है, या थ्योरीज बनानी पड़े या फिर प्रूफ्स बनाने पड़े, यहाँ इस तरह से होता है। देखो मैंने कहा था पंजाब जाओगे तो खेती होती है, अब देखो अब जाओ वहाँ हो रही है, ठीक। तो इस तरह से आप इनको यूज़ करोगे, इसको हम क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन इन ज्योग्राफी कहते हैं। तो अब जब इसका नाम रिवॉल्यूशन है, ठीक है, क्वांटिटी प्लस रिवॉल्यूशन, तो हर रिवॉल्यूशन के कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं। जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री में आपने मेजर रिवॉल्यूशंस पढ़े हों, इंडिपेंडेंट हिस्ट्री में आपने रिवॉल्यूशन पढ़े, तो हिस्ट्री में हम लोग मेनली रिवॉल्यूशन पढ़ते हैं। तो ज्योग्राफी में कहाँ से रिवॉल्यूशन आ गया, तो मेन एम ये था कि अभी तक जो जोग्राफर्स थे, मतलब सैलरी ले रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, लेकिन वो क्या कह रहे थे, ये कह रहे थे कि सपोज़ अगर आपका ये साउथ अमेरिका का मैप है तो यहाँ एंडीज़ है, यहाँ आपकी अमेजन रिवर है, यहाँ आपका ब्राज़ील है, यहाँ आपका ये रिवर है, यहाँ पैटागोनिया डेजर्ट है, यहाँ पैटागोनिया, यहाँ जो डेजर्ट है यही है, यहाँ वेनेजुएला है। बट इसका करें क्या, व्हाट टू डू, मतलब इस सब्जेक्ट का क्या करें। अल्टीमेटली यहाँ तक डिमांड आ गई थी कि ज्योग्राफी आपका सब्जेक्ट है ही नहीं। तो ज्योग्राफी का आपका इकोनॉमिकल, अल्टीमेटली ह्यूमन किस चीज़ के लिए काम करता है, 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है पॉलिटी, एक होती है इकोनॉमी। तो जो भी ह्यूमन बीइंग है, पॉलिटी मतलब पावर, ठीक है, यूपीएससी में भी ये 2 सब्जेक्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमी मतलब पैसा, और अल्टीमेटली अगर आपके पास पैसा है तो यू कैन डू एनीथिंग। तो अभी तक ज्योग्राफी सब कुछ कर रही थी लेकिन पैसा कमा के नहीं दे रही। और साथ में अगर आप सिलेबस देखो तो जियोमॉर्फोलॉजी, ज्योग्राफी में जो पढ़ाया जाता था, जियोमॉर्फोलॉजी, दिस इज़ जियोलॉजी, आपने जियोलॉजी से कह दिया, जियोलॉजी का टॉपिक उठा के आपने कह दिया ये मेरा है। क्लाइमेटोलॉजी, ये मेट्रोलॉजी का टॉपिक था तो आपने कह दिया मेट्रोलॉजी मेरा टॉपिक है। ओशियनोग्राफी, ये भी जियोलॉजिस्ट पढ़ाते थे। बायोजियो एंड इन्वायरमेंटलिस्ट पढ़ाते थे। ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं पॉपुलेशन, ये सब प्लानिंग, ये सब इन्वायरमेंट या इकोनॉमी का पार्ट है। तो आपका क्या है ज्योग्राफी में, तो दैट्स वाई ये रिवॉल्यूशन आया कि कुछ लोगों ने ये कह दिया था, एक जेम्स कॉनेंट थे, वो प्रेसिडेंट थे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के, उन्होंने कह दिया मतलब ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट के कहलाने के लायक ही नहीं है, बंद करो इसे, फालतू सब्जेक्ट है। इसको हम देखेंगे मेनली हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में, डिटेल में बात करेंगे। तो फिलहाल इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि ज्योग्राफी को आप इकोनॉमिक बनाओ। मेनली जो ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी जो आपका सिलेबस में है, अल्टीमेटली सोल एम आपका ज्योग्राफी का इकोनॉमी होना चाहिए, पैसा कमा के तो दे, ठीक है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो। अदरवाइज मैं क्या करूँ, पहाड़ है तो या नदी है तो क्या कर लूँ मैं, ठीक है। इकोनॉमिक ज्योग्राफी में आप देखते हो 4 चीज़ें होती हैं, ट्रांसपोर्ट होता है, एग्री होता है, इंडस्ट्री होता है और रिसोर्सेज होता है। ट्रांसपोर्ट क्या करता है, एग्रीकल्चर आपका प्राइमरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी है, रिसोर्सेज आपका प्राइमरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, इंडस्ट्री आपका सेकेंडरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी है, सर्विसेज टर्सरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। ट्रांसपोर्ट क्या करता है, सारे सेक्टर ऑफ इकोनॉमी को इंटरकनेक्ट करता है, इंट्रा कनेक्ट भी करता है कि एग्रीकल्चर के अंदर मार्केट से फार्म कनेक्टिविटी। इंडस्ट्री में आपका इंडस्ट्री रॉ मटेरियल लोकेशन यहाँ है, इंडस्ट्री की लोकेशन आप यहाँ लगाओगे, मार्केट यहाँ है, तो इन सबको इंटरकनेक्टिविटी देता है। तो ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी आपका एक टूल टाइप हो गया, और ये मेनली आपकी 3 चीज़ें आपका इकोनॉमिक ज्योग्राफी। तो प्रॉफिट आपको मैक्सिमाइज़ करना है, तो ये मेन एम था इसका, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि डिस्क्रिप्टिव कैरेक्टर, बहुत हो गया, आप मैप बता दिया, ज्योग्राफी इज़ नॉट अबाउट मैप्स, इसको एक साइंटिफिक डिसिप्लिन बनाओ ताकि हम उसका कुछ बेनिफिट ले पाएँ। तो इस वजह से रिवॉल्यूशन आया था। अगर कर पाते हो तो कर दो, अदरवाइज फिर ज्योग्राफी को एज अ यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट पढ़ाना बंद कर दो। साथ में जो स्पेशल पैटर्न है इनको रैशनल मैनर में बताओ। स्पेशल मतलब ये डिस्क्रिप्टिव से साइंटिफिक, डिस्क्रिप्टिव मतलब ये पूरा रीज़न है, मैं पूरे रीज़न को एज अ होल देख रहा हूँ, इसमें से मैंने सिर्फ सपोज मुझे इंडस्ट्री लगानी है, यहाँ कोल मिलता है या आयरन मिलता है या मार्केट है, तो मैं इंडस्ट्री यहाँ पर इस पॉइंट पे लगा लूँगा, ठीक है। तो ये मेरे लिए स्पेस हो गया, मतलब जो ये इसको हम नोड कहते हैं, इसको हम कनेक्शंस कहते हैं, बीच में जो ट्रांसपोर्टेशन हुआ इसको हम फ्लो कहते हैं। तो ये सारे नेटवर्क एनालिसिस का पार्ट है। वहाँ जो अपर लेवल्स ऑफ ज्योग्राफी ऑप्शनल के टॉपिक्स होंगे वहाँ आई विल टीच यू।
तो मेन चीज़ है कि ये आपके स्पेशल पैटर्न हो गए, रीज़न को आपने स्पेस में कन्वर्ट कर दिया, तो इसको आप रैशनली बताओगे कि अच्छा यहाँ इसलिए है, ओके। तो जब आप ये रैशनली कर लोगे तो इकोनॉमिक लोकेशन आपकी ऑटोमेटिकली बन जाएंगी। आपने क्यों इंडस्ट्री यहाँ लगाई, ठीक है, सपोज़ आपका रिसोर्स यहाँ था, दूसरा रिसोर्स यहाँ था और मार्केट यहाँ था, तो आपने इंडस्ट्री यहाँ क्यों नहीं लगा ली, यहाँ क्यों नहीं लगा ली, यहाँ क्यों नहीं लगा ली, यहीं क्यों लगाई, उसका कुछ रीज़न है, तो आपको रैशनल मैनर में बताना पड़ेगा ताकि आप उसको इकोनॉमिकली यूज़ कर पाओ। देन टू मेक प्रिसाइज स्टेटमेंट्स एंड जनरलाइजेशन, ये सिमिलर चीज़ हुई कि आप जो भी एक स्टेटमेंट बताओगे, अगर आप ये कहते हो कि 2 लोकेशन फैक्टर, 2 रॉ मटेरियल इधर है, मार्केट इधर है, तो इंडस्ट्री आप ऐसे लगाओगे कि दोनों रॉ मटेरियल से मार्केट के बीच में होनी चाहिए। सपोज रॉ मटेरियल यहाँ और यहाँ है, तो रॉ मटेरियल एक ही है R1 और मार्केट ये है, तो आपको बीच में लगानी पड़ेगी इंडस्ट्री, ठीक है। रॉ मटेरियल हैवी है तो इंडस्ट्री यहाँ को लगानी पड़ेगी, रॉ मटेरियल हैवी नहीं है तो मार्केट के पास लगाओ। तो ये प्रिसाइज स्टेटमेंट और जनरलाइजेशन आप बताओगे, ठीक है, इस तरह से आप बनाओ। देन इस तरह से मॉडल्स और थ्योरीज़ आप बताओगे। मॉडल्स और थ्योरीज़ कैसे, जैसे आपको अगर एग्रीकल्चर खेती करनी है, सिटी के पास आप ऐसी सब्जियां, ऐसा खाना उगाओ, ऐसे एग्रीकल्चर करो जो पेरिशेबल गुड्स हो, मतलब पेरिशेबल सब्जियां हुई और दूध हुआ, वो सिटी के पास करो। जो अब लकड़ियां हैं, आपको सपोज़ आपको गांव में या पुराने टाइम में यूरोप में लकड़ियां गर्मी के लिए यूज़ करते थे, तो लकड़ियों की खेती यहाँ करो। जानवर जो खुद पैदल चल के जा सकते हैं मार्केट तक, तो उनको आप यहाँ पालो इस एरिया में, ठीक है। तो इस तरह के कुछ मॉडल्स बनाओगे जिनको आप फॉलो कर पाओ, ठीक है, कुछ थ्योरी डेवलप करो। तो इंडिपेंडेंट ऑफ नॉर्मेटिव क्वेश्चन, नॉर्मेटिव मतलब वही, मतलब कल्चरल बिलीव, नॉर्मेटिव मतलब मेरा मन है कि मुझे तो दिल्ली जाना है, आपका मन है तो आप कोलकाता जाओ, ठीक है। नॉर्मेटिव मतलब मेरे और आपकी विशेष नहीं चलेंगी, ठीक है, हर इंसान यहाँ पे इक्वल है। अगर आपने ये कह दिया कि सिटी के पास ही एग्रीकल्चर वेजिटेबल की और मिल्क की होनी चाहिए खेती, तो वही होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। तो नॉर्मेटिव क्वेश्चंस को आपको इग्नोर करना है। देन अल्टीमेटली ज्योग्राफी जो अभी एक सब्जेक्ट की तरह बंद हो रहा था, तो आप ज्योग्राफी को एक साइंटिफिक सब्जेक्ट बनाओ ताकि वो बचा रहे। इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज दो इंस्टीड ऑफ लैंग्वेज और लिटरेचर, ताकि ये आपका साइंटिफिक लैंग्वेज लगे। जैसे कोप्पन ने कहा कि आपको क्लाइमेटिक रीज़न रटने हैं तो AF दे दो, इस तरह की चीज़ें यू कैन डू। देन डेफिनेटली आपको साउंड फिलोसफिकल एंड थ्योरेटिकल बेसिस तो देना ही है, तो ये रट लेना। एज सच रिवॉल्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्यों था, और इसमें आप एग्जाम्पल देके एक्सप्लेन कर सकते हो। अब ये टेक्निक्स क्या हैं, अभी जो एग्जाम में पूछा हुआ है कि क्या मेथड्स हैं, क्या टूल्स हैं, वो ये हैं, 3 टेक्निक हैं। पहली तो आपको डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा, अकाउंटिंग ऑफ डेटा। सबसे पहले आप डेटा प्रोसेस कर रहे हो ना, तो किस चीज़ को प्रोसेस करोगे। दूसरा स्टैटिस्टिकल मेथड, ये वो है जिसमें आप डेटा प्रोसेस करते हो, ठीक है। तीसरा डेवलपिंग मॉडल, ठीक। अल्टीमेटली जो आपकी टेक्निक है वो आपकी इस तरह से इवॉल्व हो रही है। आपने डेटा कलेक्ट किया, सैंपल कलेक्ट किए, ठीक है। ये सपोज आपको पॉपुलेशन का डेटा कलेक्ट करना है, तो आप सेंसस करोगे, ठीक है। अब आपने सेंसस का डेटा ले लिया, उसको आप प्रोसेस करोगे, प्रोसेसिंग ऑफ डेटा प्रोसेस करोगे। इसमें आप बताओगे कि अच्छा इतने लोग यंग हैं, इतने लोग ओल्ड हैं, इतने चाइल्ड हैं, इतने पढ़े लिखे हैं, इतने फलाने बेरोजगार, ये सब हैं, ठीक है। तो आप प्रोसेसिंग करोगे, ठीक। इसके बाद उसके बेस पर आप एक मॉडल बनाओगे कि इंडिया में 60% लोग इलिटरेट हैं, इस तरह से आप मॉडलिंग कर दोगे। तो जो आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो उसमें आपको ये देखना पड़ेगा स्केल ऑफ मेजरमेंट कितने बड़े लेवल पर कर रहे हो। आप सिर्फ महाराष्ट्र के एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट यवतमाल का डेटा आप कलेक्ट कर रहे हो, या फिर पूरे वर्ल्ड का डेटा कलेक्ट कर रहे हो। तो ये हो सकता है नॉमिनल, मतलब ये रीजन टाइप का। ऑर्डिनल ऑन अ स्केल, मतलब आप एक स्केल पर डेटा कलेक्ट करते हो। जैसे इसमें क्या हुआ, आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि सपोज गवर्नमेंट की PMJDY, आप इसको कितने मार्क्स देते हो 1 से लेकर 10 तक। किसी ने कहा 6 नंबर देते, किसी ने कहा 5। तो इसके अकॉर्डिंग आप एक डेटा कलेक्ट करोगे, फिर आप उसको प्रोसेस करोगे। अगर मैक्सिमम लोगों ने 6 नंबर दिए तो आप कहोगे इट इज़ बेटर देन एवरेज, ठीक है। देन इंटरवल टाइप, जैसे एज स्ट्रक्चर की, मतलब 0 से 14 ईयर के एज के इनको आप बच्चे कहोगे, 15 से लेके 59 तक इनको आप एडल्ट कहोगे, देन 60 प्लस को आप कहोगे कि आपके ओल्ड हैं। तो इस तरह से आप डेटा कलेक्ट करोगे। देन इसमें कुछ एरर ऑफ मेजरमेंट हो सकती हैं। पहली चीज़ तो इंस्ट्रूमेंटल एरर हो सकती है। सपोज आप टेम्परेचर का डेटा कर रहे हो कलेक्ट, प्रेशर का, तो उसमें इंस्ट्रूमेंट ही आपका गड़बड़ कर सकता है। दूसरा फेक रिपोर्टिंग, किसी ने आपको बताया नहीं, 4 बच्चे छुपा लिए, तो क्या करोगे। देन स्टैटिस्टिकल मेथड, अब जो आपके पास डेटा आ गया उसको आप स्टैटिस्टिकली अप्लाई करो। जैसे आप डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक के टूल होते हैं, जैसे मीन निकालना, मीडियन निकालना, नॉट इंपॉर्टेंट एज सच, मतलब नहीं भी पता है तो ठीक है। मीडियन मतलब एवरेज से रिलेटेड टर्म्स है कुछ। स्टैटिस्टिक्स अगर आपने पढ़ी हो मैथमेटिक्स, तो थोड़ी बहुत आपको आइडिया होगा कि ये सब चीज़ें थी, ठीक है। डेटा प्रोसेसिंग,
डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस जो आते हैं उसमें ये सब चीज़ें यूज़ होती है। देन मैथमेटिकल टूल, इंटीग्रेशन करना है, मैट्रिक्स, ग्राफ थ्योरी। अगर आप मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से नहीं हो तो एटलीस्ट एक टर्म रट लो कि हाँ ये होती हैं। देन इन्फ्रेंशियल टूल, ठीक है, इन्फ्रेंस आप निकालोगे कि अगर ए इज़ ट्रू तो फिर बी इज़ ट्रू, ठीक है। आपको डायरेक्टली ना मैथमेटिक्स है ना स्टैटिस्टिक्स कुछ नहीं वर्क कर रही है, लेकिन आप इन्फ्रेंस कर सकते हो कि जैसे पेपर 2 में एक टॉपिक है डिपेंडेंसी रेशियो। अब डिपेंडेंसी रेशियो डायरेक्टली हम नहीं निकालते, उसको इन्फ्रेंस से ही निकालते हैं। हम क्या कहते हैं कि ये मानते हैं कि सपोज़ अगर आपका ये डेमोग्राफिक पिरामिड है, इसमें 0 to 14 ईयर तक आप बच्चे कहते हो, 14 to 59 तक आप एडल्ट कहते हो, और इसके बाद ओल्ड, ठीक है। तो जो चाइल्ड हैं और ओल्ड हैं इनको आप कहते हो कि ये आप नॉन वर्किंग हैं और ये वर्किंग लोग हैं। तो आप क्या करोगे कि एडल्ट की पॉपुलेशन, चाइल्ड प्लस ओल्ड एल्डरली की पॉपुलेशन, इसको आप कहोगे दिस इज़ आवर वर्किंग वर्कफोर्स डिपेंडेंसी रेशियो। तो इसको हम इन्फ्रेंशियल टूल कहते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने एक मॉडल लगा लिया या मैथमेटिक्स का यूज़ कर लिया। फिर जो अगली चीज़ होती है मॉडल्स डेवलप करने हैं। तो ज्योग्राफी में आप ये चीज़ तो पढ़ते हो कि मॉडल्स कौन कौन से, इंडस्ट्रियल लोकेशन हुआ, क्रॉप इंटेंसिटी, बट उनको कैसे करते हैं वो सब आपका क्वांटिफिकेशन से ही आता है। तो जो भी आपका यूनिट नंबर 10 है सिस्टम एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी, वो कहीं ना कहीं मॉडल से आती है। तो ठीक है, जब आप मॉडल्स डेवलप करोगे, मैथमेटिक्स करोगे, तो हमेशा, अब मैथमेटिक्स क्या है, मैथमेटिक्स आपका हर दूसरे इंसान को इक्वल मानेगी। आप और मैं इक्वल तो है नहीं, लेकिन मैथमेटिक्स जब आप लगाओगे तो आप यू आर नंबर ऑफ़ 1, आई एम नंबर ऑफ़ 1। मेरी और आपकी वैल्यू एक आईडी कार्ड से ज़्यादा नहीं है गवर्नमेंट के लिए। फॉर एग्जांपल आपको रिजर्वेशन कराना है ट्रेन में, तो आप एक सीट बुक कराते हो ना। फ्लाइट में जाना है तो आप एक फ़्लाइट की एक सीट बुक कराओगे, ठीक है, ना कि आप अगर आप बड़े आदमी हो तो आपके लिए 4 बर्थ बुक होंगी, और नॉर्मल कोई गरीब है तो उसके लिए 1 बर्थ बुक होगी, ऐसा नहीं होगा। तो एजम्पशन क्या है कि आपको रैशनल और इकोनॉमिक मैन, मतलब सारे आदमी एक ही तरह के हैं, और वो कैसे हैं, वो रैशनल हैं, ठीक है। मतलब ये नॉर्मेटिव क्वेश्चन से ऊपर है कि मतलब मेरा मन है खेती करने का नहीं है, ठीक है। अगर पंजाब में वीट होता है तो फिर वो वीट ही उगाएंगे, और दे आर इकोनॉमिक मैन जो प्रॉफिट ऑप्टिमाइज़ करने की कोशिश करते हैं। हालांकि रियल वर्ल्ड में नहीं होते हैं, ये सब क्रिटिसिज्म है। जैसे रियल वर्ल्ड में क्या है, बहुत लोग कहते हैं कि ठीक है पैसा कम मिले लेकिन हम घर के पास रहें, ठीक है। तो एजम्पशन ये है कि रैशनल एंड इकोनॉमिक मैन है जो प्रॉफिट ऑप्टिमाइज़ की कोशिश करता है। दूसरी चीज़ की ह्यूमन को इनफाइनाइट नॉलेज ऑफ स्पेस है। मतलब अगर हम पूरे रीजन में देखें तो उसको एग्जैक्टली पता है कि यहाँ पर गोल्ड माइंस हैं, यहाँ पर खेती हो सकती है, यहाँ पर आप ट्रांसपोर्ट लाइन लगा सकते हो, यहाँ पर आपको कोल्ड रिसोर्स मिलते हैं, यहाँ पर इंडस्ट्री है, एवरीथिंग इनफाइनाइट नॉलेज ऑफ स्पेस है। देन स्पेस इज़ आइसोट्रोपिक सरफेस। आइसोट्रोपिक मतलब कुछ भी ऑब्स्टेकल्स नहीं है यहाँ से यहाँ जाने में, पूरा प्लेन एरिया है, ठीक है। कहीं भी यहाँ पर प्लेट्यू या रिवर ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आइसोट्रोपिक सरफेस का मतलब यही होता है। आइसो मतलब इक्वल, ठीक है। ट्रॉपिक मतलब ये ट्रोपोज, ठीक है। तो स्पेस जो है एक आइसोट्रोपिक सरफेस है। तो जो ये 3 एजम्पशन हैं, साथ में एक और एजम्पशन आती है, इनको हम शॉर्ट में RIIN भी कहते हैं। नॉर्मेटिव क्वेश्चंस मतलब इंसान स्पेसिफिक क्वेश्चन, जैसे कल्चरल वैल्यू हुए, एटीट्यूड हुए, इन सब चीज़ों को आपको इग्नोर करके चलना है। तो फिर इससे फिर फ़ायदा क्या होगा, मेरिट्स क्या हैं। आप जो ऐसा डेटा लाते हो, क्योंकि आपने डेटा बहुत अच्छे से कलेक्ट किया है, आपको पता है कहाँ कितने एरर्स हैं, तो आप रेडिली उसको वेरीफाई कर सकते हो। क्योंकि जो ये टेक्निक्स हैं एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड हैं, आप मैथमेटिक्स के थ्रू ऑब्जर्व करते हो, ठीक है। तो रेडिली वेरीफाइबल डेटा है, मैनेजेबल डेटा है। जैसे आप सैम्पलिंग है, अभी आप इंडिया में कहो, जैसे अभी कोविड-19 की सैम्पलिंग चल रही है, ठीक है। तो आपने रैंडम अगर 100 लोगों की सैम्पलिंग की और 100 में से 2 लोगों को कोविड-19 पाया गया, तो आप ये कहोगे कि 10 लाख में भी 2% लोगों को ही कोविड होने के चांसेस हैं, और मोस्टली सैम्पलिंग टेक्निक्स लगभग सही काम करती हैं। तो आप सबका टेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन कुछ लोगों को सैंपल कर सकते हो। सबका आप एजुकेशन डेटा नहीं ले सकते, लेकिन आप गाँव में जाके इस वाले पार्ट का ले लो, पता चल जाएगा जो इस पार्ट का है लगभग वही सेम उस पार्ट का। हाँ, बस बात ये होनी चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस पार्ट में आपके एक कास्ट के लोग रहते हैं, यहाँ आपके लोअर कास्ट के लोग रहते हैं, तो फिर डिफरेंट होगा, ठीक है। सैम्पलिंग आपकी सेम कैरेक्टरिस्टिक की चीज़ों में होती है, सेम लोगों में होती है। आप कभी दूध और पानी की सैम्पलिंग साथ में नहीं कर सकते हो ना, ठीक है। फिर जो स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स हैं, ये आपके नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स रिड्यूस करती हैं, ठीक है। डेटा में तो आपके हज़ारों वेरिएबल्स आ सकते हैं कि इस आदमी की नाक बड़ी, छोटी, टेढ़ी, मेढ़ी है, ठीक है। स्टैटिस्टिकल टेक्निक क्या कहती है कि आदमी मतलब मैन, मतलब एक आदमी, ख़त्म, ठीक है। और एनालाइज करना भी ईजी कर देती है इस वजह से। देन इनकी वजह से हम क्या करते हैं, फोरकास्टिंग ईजी हो जाती है, ठीक है। सिमुलेशन ऑफ डेटा ईजी हो जाता है, ठीक है। अगर पंजाब में इस साल वीट की क्रॉप सपोज ऐसे हो रही है, पहले इतनी होती थी, फिर इतनी हुई, फिर इतनी हुई, फिर इतनी हुई, आप अगले साल कह लोगे ना कि इतनी होगी, तो अगर आपको पॉलिसी
मेकिंग करनी है तो आप यहाँ कहोगे कि मैं अब ग्रीन रिवॉल्यूशन ले आऊँगा, तो फिर ये इंक्रीज़ हो जाएगा। फिर यहाँ यील्ड डिक्रीज़ हुई तो अब आपको देखना पड़ेगा पॉलिसी मेकिंग, तो आप अल्टीमेटली फिर कहोगे HYV सीड्स ले आओ। तो फोरकास्टिंग, पॉलिसी मेकिंग और रीजनल प्लानिंग में भी QR का आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो। ये चीज़ समझने की कोशिश करना कि किस तरह से हम चीज़ों को इंटर रिलेट करते हैं, आपको भी एग्जाम में ऐसे ही करना है। देन इसके बाद क्या है कि इजीली एप्लीकेबल ज्योग्राफिकल सिस्टम्स। जब भी आप आंसर लिखो तो हेडिंग सब हेडिंग में ज़रूर लिखो, ठीक है। तो अगर आप सपोज एग्जाम में ये नहीं भी लिख पा रहे हो ना, इतना लिख के भी छोड़ा ना जनरलाइजेशन फ्री फ्रॉम बायसनेस, तो भी चलेगा बेस्ड ऑन पॉजिटिविज्म, टाइम कम है तो ठीक। तो ज्योग्राफिकल सिस्टम जो हैं उनमें इजीली एप्लीकेबल हो जाती है, जैसे चाहे लोकेशन थ्योरी हो, जैसे आपकी एग्रीकल्चर लैंड इंटेंसिटी थ्योरी है, डेवलपमेंट ऑफ लैंड फॉर्म कैसे होते हैं, ठीक है। जैसे आपका रिवर क्या कहती है कि रिवर आपकी 3 स्टेज में चलती है, यूथ, मैच्योर, ओल्ड। तो यहाँ अलग तरह के लैंड फॉर्म डेवलप होते हैं, मैच्योर में अलग, यहाँ अलग। तो ये जो ज्योग्राफिकल सिस्टम है उनको आप इजीली अप्लाई कर सकते हो, QR की हेल्प से बना सकते हो, जनरलाइजेशन कर सकते हो, आप प्रिसाइज स्टेटमेंट दे सकते हो कि आपका यूथ स्टेज में रिवर डीप वैली, वी शेप वैली ही बनाएगी, फ्री फ्रॉम बायसनेस, क्योंकि आपने मैथमेटिक्स यूज़ किया, डेटा कलेक्ट किया था, आपने सब कुछ किया था, तो मॉडल्स आपके बायस्ड नहीं होंगे, पॉजिटिविज्म पर बेस्ड होंगे। पॉजिटिविज्म अगस्त कॉम्टे का 1830 में दिया गया कॉन्सेप्ट है। पॉजिटिविज्म मेनली क्या करता है, साइंस को मेटाफिजिक्स या रिलीजन से अलग करता है। पॉजिटिविज्म मतलब रैशनलिस्ट होते हैं, ठीक है। तो ये साइंस को मेटाफिजिक्स और रिलीजन से अलग करता है, ये प्रोवाइड करता है एक साउंड फिजिकल, साइंटिफिक एंड मेथोडोलॉजिकल बेसिस, पॉजिटिविज्म से आता है। देन डेफिनेटली जो आपको एक लिंग्विस्टिक इकोनॉमी चाहिए थी, एक साइंटिफिक टाइप ऑफ सब्जेक्ट चाहिए था, साइंटिफिक मैथमेटिकल लैंग्वेज, जैसे AF4 ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, आपको ऐसे बहुत सारी चीज़ें पता हैं कि किसके लिए आप क्या क्या यूज़ कर सकते हो, ये सब इसके मेरिट्स हैं। लेकिन हमेशा मेरिट्स के साथ आती हैं कुछ डीमेरिट्स। तो जब भी आप डीमेरिट्स लिखो किसी भी टॉपिक की, आप कभी भी लिखो डीमेरिट्स, तो आपको क्या करना है कि हमेशा आप एजम्पशंस पे जाओ। जो भी आपने एजम्पशन ली है, यहाँ पे आपने एजम्पशन ली है कि रैशनल एंड इकोनॉमिक मैन है, क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, तो एक ही आपकी क्रिटिसिज्म हुई। इन्फिनेटिव नॉलेज, इनफाइनाइट नॉलेज ऑफ स्पेस, क्या पॉसिबल है? नहीं। स्पेस क्या पूरी तरह से प्लेन हो सकता है? नहीं। नॉर्मेटिव क्वेश्चन, कल्चरल वैल्यू को क्या आप इग्नोर कर सकते हो? नहीं। तो डीमेरिट में आपको इन 4 बातों की तो बात करनी है। देन जो मेरिट्स हैं, इसमें आप जो जो कर सकते हो उनके ऊपर, जैसे मैनेजेबल डेटा आप मैनिपुलेट कर सकते हो, सैम्पलिंग है मैनिपुलेट कर सकते हो, मैनी थिंग्स आर देयर, ठीक है। तो डीमेरिट्स आप जब भी लिखना है, क्रिटिसिज्म लिखना है, तो आपको हमेशा उसके एजम्पशन पे जाना पड़ता है। जैसे जैसे आप एजम्पशन रिलीज़ करते जाओगे, मतलब आप कहते जाओगे कि नहीं ये पूरी तरह, जैसे सपोज आपने कहा मैन इज़ नॉट रैशनल, ठीक है। 2 टाइप के मैन हैं, तो एक टाइप के मैन आपने कहा कि पंजाब में वो हैं जो गेहूं उगाना पसंद करते, दूसरे टाइप के मैन हैं वो कि कॉटन उगाना पसंद करते। तो आपके लिए अब दिक्कत हो जाएगी। अगर आपको गेहूँ उगाना है तो आपको पंजाब के स्पेसिफिक उन एरियाज़ में जाके ढूंढना पड़ेगा कि वो कौन लोग हैं जो गेहूँ उगाते हैं। तो इसीलिए हमेशा आपको एजम्पशन, जैसे ही आप एजम्पशन रिलीज़ करते हो, आपके लिए ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, ठीक है। वॉन थुनेट के मॉडल में हम देखेंगे उन्होंने अपनी एजम्पशन कैसे रिलीज़ की थी और कैसे उन्होंने खुद नहीं कहा कि मतलब मेरा मॉडल गलत हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो डीमेरिट में पहला क्या है, मैन इज़ नॉट रैशनल एंड इकोनॉमिक, मैन इज़ सेटिस्फाइसर एंड नॉट ऑप्टिमाइज़र। मैन बस सेटिस्फाई होता है, थोड़े में खुश हो जाता है कि अगर मेरे घर के पास मुझे 10,000 रुपये भी मिल रहे हैं तो मुझे घर से दूर 40,000 रुपये नहीं चाहिए, ठीक है। ऑप्टिमाइज़र नहीं है, सेटिस्फाई होने में खुश है, ठीक है। तो ये साइमन ने कहा था। जैसे सब ऑप्टिमल इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरीज में मैंने आपको पढ़ाया था। सब ऑप्टिमल इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी क्या कहती है, सपोज आपका इंडस्ट्रीज़ एक इस जोन में आनी चाहिए, यहाँ तक है तो प्रॉफिट है। ये कैसे था, सपोज हम ऐसे देख रहे थे कि सपोज ये आपका प्रोडक्शन सेंटर है, ठीक है। कॉस्ट आपकी ये बढ़ रही है, ठीक है, कॉस्ट ऐसे बढ़ रही है दूर जाने पे, और आपका ये आपका सेलिंग कॉस्ट है, ठीक है। तो सेलिंग कॉस्ट जब तक ज़्यादा है तो ये आपका जोन ऑफ प्रॉफिट हुआ, ये वाला, ठीक है। ये आपका जोन ऑफ प्रॉफिट हुआ। ये वाला अगर हम ऐसे देखें तो ये हमारा है ऑप्टिमल इंडस्ट्रियल लोकेशन। अगर आप कहीं भी एक प्रॉफिट के जोन में हो, ठीक है, तो आप ऑप्टिमल इंडस्ट्रियल लोकेशन में हो। लेकिन इंसान कहेगा कि नहीं मेरा घर तो यहाँ है तो मैं यहाँ लगा लूँगा, ठीक है, भले ही मुझे पैसा कम मिलता हो, मेरी सेलिंग कॉस्ट कम है, फिर भी इट इज़ फाइन, ठीक है। तो मैन इज़ नॉट रैशनल एंड इकोनॉमिक, तो जो मैंने आपको बताया था वहाँ डिटेल में, ये सब ऑप्टिमल इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरीज कैसे वर्क करती हैं, डी स्मिथ की, आप यहाँ पर उसका एग्जाम्पल दे सकते हो। देन दूसरी चीज़ कि आपको इनफाइनाइट नॉलेज अबाउट इन्वायरमेंट नहीं मिल सकती, आप कितनी भी नॉलेज ले लो। फॉर एग्जांपल नॉलेज अबाउट अ रिसोर्स,
टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के साथ साथ आपकी रिसोर्स की नॉलेज चेंज होती जाती है। जैसे ही आपका टेक्नोलॉजी डेवलप होती है, एक टाइम में आपका कोल किसी टाइप का रिसोर्स नहीं था, लेकिन पता चला कि कोल से आपकी एनर्जी बन सकती है, तो रिसोर्स हो गया। आज के टाइम में आपका थोरियम है। तो ये सब जो भी रिसोर्स है, जैसे जैसे नॉलेज बढ़ती जाती है आपकी रिसोर्स, नई चीज़ जो आपकी रिसोर्स नहीं थी, वेस्ट से रिसोर्स में बदलती जाती है और आपकी नॉलेज बढ़ती जाती है। तो इनफाइनाइट नॉलेज इज़ नॉट पॉसिबल। और साथ में जो ये है आपका QR, ये इट इज़ बेस्ड ऑन पॉजिटिविज्म ऑफ अगस्त कॉम्टे। ये आपके नॉर्मेटिव क्वेश्चंस इनको एक्सक्लूड कर देते हैं। भाई कल्चरल वैल्यू या ये सब चीज़ों की भी अपने कुछ ना कुछ रोल तो होता ही है ना। रियल वर्ल्ड में क्या है, पीपल आर लार्जली गवर्नड बाई कल्चरल वैल्यूज़। आपकी और मेरी कल्चरल वैल्यूज़ अलग है। हम लोग रिलीजन, रीजन, कास्ट, लैंग्वेज, लिटरेचर सबके बेस पे हम लोग डिवाइडेड हैं। तो सब इंसान कैसे रैशनल और इकोनॉमिक हो सकता है, नॉर्मेटिव क्वेश्चंस डेफिनेटली। तो आप देख रहे हो ना कि ये मैंने पहले एजम्पशन को क्रिटिसाइज़ किया, देन दूसरे एजम्पशन को क्रिटिसाइज़ किया, देन तीसरे एजम्पशन को क्रिटिसाइज़ लगातार करते जा रहे हैं। ठीक, जैसे ये बताते हैं कि रियल वर्ल्ड में क्या है। सपोज़ आपके पास अगर एनिमल्स हैं तो आपका डेयरी सेक्टर अच्छा होना चाहिए, लेकिन खासीज़, लुसाई, ये आपके मेघालय की ट्राइब्स हैं या आपकी मिज़ोरम की ट्राइब्स हैं, तो ये लोग क्या कहते हैं कि बोला टैबू है मिल्क लेना, तो डेयरी सेक्टर इनका पुअर डेवलप्ड है। देन एजम्पशन के साथ एक इशू होता है कि हमेशा ज़्यादा वेटेज देते हैं टू किसी एक फैक्टर को दूसरे फैक्टर के ऊपर। जैसे अभी मैंने पंजाब की बात की कि पंजाब में आपका वीट होता है, साउथ इंडिया में तमिलनाडु में कावेरी डेल्टा में आप जाओ तो यहाँ राइस होगा। तो ऐसा थोड़ी है कि यहाँ राइस ही होता है, यहाँ टेनरीज भी तो हैं, कावेरी रिवर के आसपास जो और इंडस्ट्रीज़ है वो भी तो हैं। तो आपने क्या किया, आपने जनरलाइज़ कर दिया कि साउथ में जाओगे तो राइस ही होगा, पंजाब में जाओगे तो वीट ही होगा। तो आपकी जो एजम्पशन है उसकी ज़्यादा वेटेज देते हो आप कुछ फीचर को, तो इसकी वजह से डिस्टॉर्टेड पिक्चर ऑफ ज्योग्राफिकल रियलिटी वो आपकी नहीं बनती है। मतलब एक्चुअल में आप सिर्फ स्पेस की बात कर रहे हो, एक्चुअल में पूरा रीज़न तो ऐसा है ना। ठीक है, इशू कहाँ से आ रहे हैं, आपने रीजन को स्पेस में कन्वर्ट कर दिया, उस वजह से सारे इशू आए। आपका स्पेस क्या कहता है, एक राइस प्रोडक्शन का स्पेस डेफिनेटली है यहाँ पर, लेकिन एक टेनरीज का भी तो स्पेस है, एक कॉटन इंडस्ट्री का भी तो स्पेस है, एक यहाँ बिल्डर्स का भी तो स्पेस है, या मछुआरों का भी तो स्पेस है। तो इन सब को आप इग्नोर कर देते हो, आप कुछ चीज़ों को ज़्यादा वेटेज देते हो अपनी सुविधा के अनुसार। ठीक, देन जो ये टेक्निक्स हैं ये डिमांड करती है मैथमेटिकल पावर और रिलायबल डेटा, जो हमारे पास नॉर्मली होता नहीं है, जिसको हम मैनिपुलेट करते हैं। इतने अच्छे सुपर कंप्यूटर्स हमारे पास हैं नहीं कि पूरे अच्छी तरह से हम डेटा या मैथमेटिक्स यूज़ कर पाएँ। देन इग्नोरेंस ऑफ गुड क्वालिटेटिव स्टेटमेंट, हम लोग इग्नोर कर देते हैं। जैसे बहुत सी नॉलेज है जो ट्राइबल एरिया में होती है, या अभी हमने देखा कि ये लोग आप कितना भी वहाँ पे ले जाओ, गाय ले जाके छोड़ दो, भैंस ले जाके छोड़ दो, वो वहाँ पे डेयरी सेक्टर डेवलप हो ही नहीं सकता। जैनिज्म है, आप कितना भी उनको मधुमक्खी का शहद ला के दे दो, दे विल नॉट ईट। ठीक है, तो इस तरह के जो अच्छे क्वालिटेटिव स्टेटमेंट हैं उनको इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, जो मैकेनिस्टिक मॉडल्स हैं आपके, वो कहीं ना कहीं आपके मैन और इन्वायरमेंट रिलेशन को प्रॉपरली इस्टेब्लिश नहीं कर सकते। जो आपके मॉडल हैं एक कहीं ना कहीं आपके मशीनी मॉडल्स हैं, वो इंसान और ये इन्वायरमेंट के रिलेशन को अच्छे से नहीं बता सकते हैं। देन जो लैंग्वेज ऑफ ज्योमेट्री है, आप इससे ज्योमेट्री से कैसे मैन इन्वायरमेंट रिलेशन को आप इस्टेब्लिश करोगे। देन क्या है कि आपका ये सब्जेक्ट को स्पेस में कन्वर्ट कर देता है इंस्टेड ऑफ रीजन। तो अभी हमने देखा यही जो अभी ऊपर एग्जांपल देख रहे थे, ठीक है, ये साउथ इंडिया वाला। देन कैपिटलिज्म को प्रमोट करता है और ये आपका प्रॉफिट एज सोल मोटिव इस पर डिपेंडेंट है। इसकी वजह से एक्सप्लॉइटेशन होता है, ह्यूमन का एक्सप्लॉइटेशन होता है, एनिमल का एक्सप्लॉइटेशन होता है, एनवायरमेंटल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइटेशन होता है, नेचर का एक्सप्लॉइटेशन होता है। साथ में इसकी वजह से होता है ओवर इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, कि जैसे ही बताया आइडियल इकोनॉमिक लोकेशन, जैसे आपको बता दिया कि अगर महाराष्ट्र में कॉटन इंडस्ट्री ज़्यादा होंगी तो उन्होंने क्या मशीन लगा दी, इन्वेस्टमेंट सब कुछ कर दिया, तो अल्टीमेटली क्या अनएम्प्लॉयमेंट होगा ओवर इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, और एक वेस्टफुल प्रोडक्शन का सिस्टम आपका बढ़ने लगेगा। फिर इसके बाद डिटर्मिनिज्म अपने आप रोल में आएगा कि इकोनॉमिक्स डिटरमाइंस मैन। डिटर्मिनिज्म का मतलब है समथिंग डिटरमाइंस समथिंग। ठीक है, तो आपका नॉर्मल इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म मतलब इन्वायरमेंट डिटरमाइन करता है मैन को, या नेचर डिटरमाइन करता है मैन को। इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म मतलब कि आपका इकोनॉमिक्स डिटरमाइन करेगी ह्यूमन बीइंग को। तो ये मॉडल क्या करते हैं, लोगों को पैसिव एजेंट में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब एजेंट इनका ह्यूमन बीइंग का कोई रोल ही नहीं है। देन डेफिनेटली जो ओवर जनरलाइजेशन है, ठीक है,
ये ओवर जनरलाइजेशन मिसलीडिंग हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है इंस्टेड ऑफ बीइंग पॉजिटिव। जैसे आपने ओवर जनरलाइजेशन कर दिया, लेकिन जो आपके मॉडल्स ज़्यादातर डेवलप हुए हैं वो आपके डेवलप्ड वर्ल्ड में हुए हैं। यूरोप और अमेरिका के जो मॉडल्स हैं वो आपके यूनिवर्सल नहीं हो सकते हैं। तो देयर आर डिफरेंट इकोनॉमिक प्रोसेस, हर वर्ल्ड के हर पार्ट में डिफरेंट इकोनॉमिक प्रोसेस हैं, ठीक है। उसकी वजह से डिफरेंट टाइप के कल्चरल लैंडस्केप बनते हैं। ये एक टर्म है, ये कार्ल ओ सौर SAUER इनकी दी हुई टर्म है। तो हर तरह के डिफरेंट टाइप के कल्चरल लैंडस्केप हो सकते हैं और आपका एक मॉडल पूरी दुनिया में आपका यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं होगा ओवर जनरलाइजेशन की वजह से। जो हमने यूनिवर्सली एप्लीकेबल की बात की वो ये है कि जो मॉडल्स हैं ये सब डेवलप्ड कैपिटलिस्ट सोसाइटी के हैं, ठीक है। और ये जो आपके प्रोसेस हैं, जैसे एग्जांपल है प्लांट इकोनॉमीज़ में टोटली डिफरेंट दिखते हैं। जैसे सोशलिज्म ड्रिवन डेवलपमेंट है वो कैपिटलिज्म ड्रिवन डेवलपमेंट से टोटली अलग है। रशिया और चाइना का डेवलपमेंट USA के डेवलपमेंट से टोटली अलग है। देन इसके बाद जो आपके रिलायबल मॉडल्स और यूनिवर्सल लॉज इन ज्योग्राफी अदर साइंस आर नॉट पॉसिबल। तो ये इतने सारे आपके क्रिटिसिज्म हैं। तो अगर आप इसको एक बार समझ लो लेक्चर को तो आप क्रिटिसिज्म डेफिनेटली कर ले जाओगे। तो अभी तक तो जो अभी हम ऊपर देख रहे थे ये तो आपके नॉर्मल क्रिटिसिज्म थे। ये आप सोच के भी लिख सकते हो, थोड़ा बहुत सब्जेक्ट का आइडिया तो लिख सकते हो। ये एडवांस लेवल के हैं। अगर आपने सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है या ये चीज़ नहीं पढ़ी है तो आप लिख ही नहीं पाओगे, लोगों को नहीं पता होता क्या होते हैं, ठीक है। तो 1970s में QR का अल्टीमेटली जो डीमेरिट्स थी, इतने ज़्यादा लोगों ने गालियाँ दे दी कि इसका ओवर एंथुजियाज्म डिक्रीज़ होगा। इनफैक्ट जो LD स्टाम्प है, ये हार्वे है, मिंशुल है, ठीक है, विलियम बंज या बुंगे, ठीक है। तो ये इन प्राणियों का भी ये नशा उतर गया कि क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन ऐसा कुछ होता है। अल्टीमेटली ये लोग भी आपके एरिया स्पेस पे वापस आए कि आपका स्पेशल नहीं एरियल अप्रोच लेना है। अल्टीमेटली दोनों का कॉम्बिनेशन लेके चलते हैं, एरियल प्लस स्पेशल, दोनों टाइप की स्टडी हम करते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ कि जो हार्वे थे इन्होंने क्या कहा कि क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन को जितना करना था, इतनी मॉडलिंग करनी थी वो कर दिया। अब डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स आर सेटिंग। डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न क्या होते हैं? सपोज आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ठीक है, तो पहले तो इन्वेस्टमेंट की वजह से आपको प्रॉफिट बढ़ेगा, बाद में अब धीरे धीरे कम होता जाएगा। फाइनली आपके क्या थोड़े थोड़े रिटर्न आएंगे, हो सकता है बाद में नेगेटिव जाने लगे। एग्जैक्टली वैसे जैसे अगर आप चाय में चीनी डालते जाते हो तो एक लेवल के बाद में आपका वो नेगेटिव टेस्ट में चली जाती है। तो डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न, ठीक है। अगर आपको एक एजुकेशन इंडस्ट्री लगानी है क्लास 6 के लिए तो आप 2 करोड़ इन्वेस्ट करोगे तो डेफिनेटली लॉस में जाओगे, ठीक है। देन QR वॉज अ सिविल वॉर, ठीक है, सिविल वॉर था, रिवॉल्यूशन था डेफिनेटली। जैसे बाकी रिवॉल्यूशन होते हैं सिविल वॉर होते हैं, वैसे आपका ये एक रिवॉल्यूशन भी था, वो भी सिविल वॉर था। और जो इसकी गोल्डन काफ थी वो कंप्यूटर थी। ये LD स्टाम्प ने कहा। स्टाम्प की थ्योरी हम पढ़ते हैं, क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन, इन्होंने क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन करके दिया। सो दैट वाज समथिंग लाइक अ मॉडल, ठीक है। जितने भी आपको मैप्स दिखते हैं ना ज़्यादातर वो मॉडल के बहुत क्लोज होते हैं। मैप ने क्या किया, आपको मॉडलिंग करके दे दी ना, मेनली जो थीमेटिक मैप है उनकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। स्टाम्प ने क्या कहा कि इंडिया का अपर हाफ ये आपका ट्रॉपिकल टेम्परेट है, ये वाला ट्रॉपिकल है। तो ये कहीं ना कहीं आपने फिर जनरलाइजेशन कर दिया ना। देन साथ में मिंशुल ने बहुत अच्छी चीज़ कही थी, मतलब ये दोनों आप भूल भी जाओ लेकिन ये पॉइंट याद रखना, बहुत ही ब्यूटीफुल पॉइंट है कि स्कॉलर्स ट्राई टू जस्टिफाई देयर हाइपोथेसिस इन सब्जेक्टिव वे। मेरी मर्जी मैं क्या मानूँ, मेरी मर्जी मैं पंजाब को वीट ग्रोवर का स्टेट मानूँ या फिर कॉटन इंडस्ट्री का स्टेट मानूँ, या फिर ये कहूँ कि यहाँ पर सिख लोग रहते हैं, या फिर यहाँ पर गुरुमुखी कल्चर चलता है, गुरुमुखी लैंग्वेज है, या फिर ये 5 नदियों का स्टेट है। मेरी मर्जी मैं पंजाब स्टेट को कैसे देखूँ या महाराष्ट्र को कैसे देखूँ, ये मेरे ऊपर है। तो अल्टीमेटली मेरी एजम्पशन वो आपको डिस्टॉर्टेड पिक्चर ऑफ ज्योग्राफिकल रियलिटी देंगी। तो फाइनली लोग इस चीज़ पर सेटल हुए जब ओवर एंथुसियाज्म नशा उतर गया QR का। तो लोगों ने कहा ठीक है, आज के टाइम में मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स जस्ट जैसे और टूल्स हैं वैसे हैं। QR ने क्या किया था कि ज्योग्राफी को डिफ़ाइन करने की कोशिश की थी, रीडिफाइन करने की कोशिश की थी कि अब तक आप जो पढ़ते आए हो वो डिफरेंट चीज़ है। हमने ऑब्जेक्टिव में पढ़ा था ना, टू चेंज द डिस्क्रिप्टिव कैरेक्टर ऑफ ज्योग्राफी इनटू आपका इकोनॉमिक कैरेक्टर, या फिर आपका एरिया या रीजन को आपने स्पेस में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये आपका जो टूल है ना ऐसा नहीं है, ये भी एक स्पेशियल टेक्निक एनालिसिस या स्पेशियल या लोकेशनल एनालिसिस आपका जस्ट एक टूल है। इसीलिए लोकेशनल एनालिसिस सिलेबस में अगला टॉपिक भी है। फिर सेड ने क्या कहा, इन्होंने विलियम बंज की थ्योरी को क्रिटिसाइज़ किया। इन्होंने कहा टाइम, स्पेस और मैटर जिनको आप अलग अलग देखते हो एक्चुअल में ये को एग्जिस्ट करते हैं साथ में।
और एक इंटीग्रल एनालिसिस या फिर रीजनल एनालिसिस होना चाहिए, तभी आप काम कर सकते हो। तो ये तो था क्रिटिसिज्म। अब कंक्लूजन जब आपको लिखना है तो आप कंक्लूड कैसे करोगे कि द थ्योरीज एंड मॉडल्स प्रेजेंटेड ओनली अ पार्शियल पिक्चर ऑफ मैन एंड एनवायरनमेंट रिलेशन। सारी कहानी ही आपका मैन एंड एनवायरनमेंट रिलेशन के ऊपर है कि आपका ह्यूमन ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी कैसे रिलेटेड है, ठीक है, ह्यूमन नेचर से कैसे रिलेटेड है, ठीक है। तो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक पार्शियल पिक्चर दी, इस वजह से ये मेथोडोलॉजी क्रिटिसाइज़ की गई एंड इसके रिएक्शन की वजह से बिहेवियरल एंड ह्यूमनिस्टिक अप्रोच या मार्क्सिस्ट अप्रोच ये सब ह्यूमन ज्योग्राफी में इंट्रोड्यूस की गई। इसको हम क्रिटिकल बैकलैश कहते हैं। और इसके बाद आप कंक्लूजन दो, इन द कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड अ कॉम्बिनेशन ऑफ द क्वांटिटेटिव अप्रोच एंड क्वालिटेटिव अप्रोच प्रोवाइड्स मोर सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट। तो ये आप एज सच कंक्लूजन लिख सकते हो। इनफैक्ट जीएस में भी इस टाइप के आप कंक्लूजन्स लिखते हो। तो अब देखते हैं इसका सबसे फालतू चीज़ कि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है, ये जो डेवलपमेंट हुआ वो क्या है हिस्टोरिकली। तो जेम्स कॉनेंट, ये जो प्रेसिडेंट थे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के, उन्होंने सीधे कह दिया था ज्योग्राफी एक यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट है ही नहीं, ठीक है। फिर जो पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया, उसके बाद जो जोग्राफर्स थे उन्होंने सीधे ये ऑब्जर्व किया, ये फील किया कि ज्योग्राफी के पास स्टैंडर्ड थ्योरीज मॉडल्स नहीं है जैसे बाकी सोशल साइंसेस के पास हैं। इस वजह से जो हमारी रिसर्च है उसका कोई सोशल रेलेवेंस नहीं है। तो इन सब चीज़ों की वजह से एक तो जेम्स कॉनेंट ने कह दिया था, बाकी खुद भी लोगों को लगने लगा, इसकी वजह से हुआ कि कंटिन्यूअल थ्रेट ऑफ डिपार्टमेंटल क्लोजर आने लगा कि भाई हमारा ये रोजी रोटी बंद हो जाएगी, क्या करें, ठीक है। तो इन्होंने कहा, जोग्राफर्स ने कहा कि हम जनरलाइजेशन और थ्योरीज और मॉडल्स बनाने शुरू करेंगे। तो ये क्यों हुआ, आई थिंक अब आपको ये हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव फ्लो में समझ में आएगा, ठीक है, इजली। तो इससे क्या हुआ कि आपका डेवलपमेंट ऑफ स्पेशल साइंस स्कूल या फिर क्यूआर स्कूल डेवलप हुआ। और जो स्टैटिस्टिकल मेथड थे सबसे पहले ये आपके जो ज्योग्राफी में इंट्रोड्यूस किए थे अर्ली 1950s में इन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे। बर्टन, इन्होंने 1963 की बुक में अपने बारे में खुद बताया, ठीक। अब जो ये आपकी जो मैथमेटिकल मॉडलिंग है इसके मेनली 2 सोर्सेज थे। एक सोर्सेज आपने मतलब मॉडलिंग ली, ठीक है, आप कह रहे हो कि ज्योग्राफी है, लेकिन अल्टीमेटली आपने दूसरों से बोरो किए। एक तो न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स, मतलब जो उस टाइम की इकोनॉमी थी उससे आपने बोरो किए। क्लासिकल मतलब आपका हो गया कि आपका जो यूरोप में डार्क एजेस थे उसके जस्ट पहले का पीरियड। न्यू क्लासिकल मतलब डार्क एज के बाद का पीरियड। तो न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स, जब डार्क एज के बाद रैशनलिज्म का डेवलपमेंट हुआ तब जो इकोनॉमिक्स आई उससे आपने बोरो किया। न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने ज्योग्राफिकल जो लोकेशन थ्योरी थी और स्पेस ऑप्टिमाइजेशन था उसको काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया। इनफैक्ट जो हमारे सिलेबस में वॉन थुनन और वेबर हैं ये लोग जोग्राफर्स नहीं हैं, ये आपके इकोनॉमिस्ट हैं या सोशलॉजिस्ट हैं जो अर्बन जोग्राफर हैं। अर्बन जोग्राफी सोशलॉजी के अंदर डेवलप हुई है, ना कि जोग्राफी के अंदर, ठीक है। तो आपका ये जोग्राफर्स ने बहुत सारे मॉडल्स बोरो किए। वॉन थुनन का मॉडल बोरो किया 1826 में जो उन्होंने दिया था। देन वेबर की इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी डेवलप की, बोरो की। देन इसके बाद न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स से जो पहले जोग्राफर थे इंपॉर्टेंट, ही वॉज क्रिस्टेलर, ठीक है। तो क्रिस्टेलर वॉज द फर्स्ट जोग्राफर जिन्होंने आपकी सेंट्रल प्लेस थ्योरी के थ्रू कंट्रीब्यूट किया। देन जो अमेरिकन अर्बन जोग्राफर्स थे, ये सब आपको फैक्ट रट लो, एज सच एग्जाम में लगातार पूछे हुए हैं, ठीक है। हालांकि ये सब आपको सिलेबस में पता है, ये सब एवरीथिंग यू हैव टू रीड इन ज्योग्राफी ऑप्शनल। तो आपको बस समराइज़ करना है कि क्या किसके अंदर है, क्या न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स के अंदर है और क्या आपका ग्रेविटी वाले के अंदर है, जो पॉइंट नंबर 2 है, ठीक है। तो जो आपका ये न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स है इसमें लोकेशन थ्योरी की बात करेंगे, और ये सोशल फिजिक्स इसमें हम ये वाली इस टाइप की चीज़ें यूज़ करेंगे जिसमें ग्रेविटी मॉडल की बात की हुई है। तो जो अमेरिकन अर्बन जोग्राफर्स थे उन्होंने थ्योरेटिकल मॉडल डेवलप किए। मार्क जेफरसन ने अपना मॉडल दिया, बर्जिस ने अपना दिया, उलमान ने अपना अलग दिया, और जो भी जोग्राफर्स के मॉडल हैं वो दिए गए। देन एक्करमैन, इन्होंने 1958 में कल्चरल प्रोसेस का भी क्वांटिफिकेशन कर दिया कि जो कल्चरल डिफ्यूज़न है वो भी आपका क्वांटिफाइबल है या उसमें मॉडलिंग हो सकती है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आपके सिलेबस में हैं, डेफिनेटली पढ़नी है, तो आप यहाँ रटते चले जाओ, ठीक है। जो वीबर है, वीबर की आप हम लोग क्रॉप लोकेशन थ्योरी पढ़ते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन टेक्निक, इनफैक्ट हम लोग पेपर 2 में इंडिया के लिए भी पढ़ते हैं। तो वीबर ने क्यूआर एग्रीकल्चर ज्योग्राफी में इंट्रोड्यूस किया कि यहाँ भी आपका लगेगा। इन्होंने क्रॉप कॉम्बिनेशन रीजन इन यूएसए बनाए। क्रॉप कॉम्बिनेशन रीजन स्टैंडर्ड डेविएशन टेक्निक से इन्होंने बनाए थे। तो CCS ये क्या होते हैं, क्रॉप का कॉम्बिनेशन रीजन, मतलब क्रॉप कॉम्बिनेशन मतलब पंजाब में अगर वीट है प्लस कॉटन है प्लस राइस है तो WCR वो आपका क्रॉप कॉम्बिनेशन रीजन हुआ। इसमें क्या छोटी छोटी और क्रॉप्स भी हो सकती हैं, तो आप कुछ क्रॉप्स को लोगे, फर्स्ट सेकंड या थर्ड ऑर्डर की क्रॉप आप लोगे, बाकी सब छोड़ दोगे। इसको हम डिटेल में पेपर 2 में पढ़ेंगे,
ठीक है। जो हैगरस्ट्रैंड है, इन्होंने एक जनरल स्टोकास्टिक या प्रोबेबिलिटी मॉडल ऑफ डिफ्यूजन प्रोसेस दिया। डिफ्यूजन मतलब अगर आपका यहाँ इनोवेशन हो गया, ठीक है, दिल्ली में कुछ इनोवेशन हुआ, तो अब आपका ये गांव तक कैसे पहुँचेगा, ये आदमी इसको बताएगा, ये इसको बताएगा, ये इसको बताएगा, हो सकता है ये इसको बताए तो डिफ्यूज़न हो गया, अब ये इसको ना बताए अपने पास इन्फॉर्मेशन रख ले तो डिफ्यूज़न नहीं होगा। तो ये हैगरस्ट्रैंड का मॉडल था। तो ये सारे आपके न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स से रिलेटेड थे। देन दूसरे टाइप के जो मॉडल्स हैं उसमें वो उनको आप हेडिंग दे सकते हो सोशल फिजिक्स। ये विलियम वॉरेंट्स ने ये टर्म कॉइन की थी। तो ये मेनली ग्रेविटी मॉडल और बाद में एंट्रोपी मैक्सिमाइजेशन पर इन्होंने फोकस किया। तो ग्रेविटी मॉडल अगर आपको पता है, आप साइंस बैकग्राउंड से हो तो ठीक है। जी ग्रेविटी इज़ प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ वन बॉडी इनटू मास ऑफ सेकंड बॉडी अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये ग्रेविटेशनल मॉडल होता है, न्यूटन का है, ठीक है। नहीं पता है तो रट लो एज सच। ज्योग्राफी में ये क्या कहते हैं कि एम को पॉपुलेशन से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ पर्सन बिटवीन टू अर्बन सेंटर, ठीक, डी, ये अर्बन सेंटर 1 है, ये 2 है, इनके बीच की डिस्टेंस डी है। तो सपोज इसकी पॉपुलेशन P1 है, इसकी P2 है, तो इन्होंने कहा कि M इक्वल टू जो यहाँ पर ये मूवमेंट है वो G आप यहाँ पर देखोगे, ठीक है, P1 P2 अपॉन डी स्क्वायर वेयर P इज़ पॉपुलेशन, ठीक है। इसी तरह से डिस्टेंस डिके प्रिंसिपल डेवलप किया गया, मतलब लोग चलते तो हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये भी है डिस्टेंस डिके, डी इज़ ये जो आपका डिस्टेंस लोग ट्रैवल करेंगे, डी इज़ प्रोपोर्शनल टू, या डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस इंट्रैक्शन नॉट डिस्टेंस, इंट्रैक्शन इज़ प्रोपोर्शनल टू, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डी स्क्वायर। ये इंट्रैक्शन है। इंट्रैक्शन मतलब आपके और मेरे बीच में इंट्रैक्शन है, हम लोग के बीच में कितनी दूरी, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाती है इंट्रैक्शन डी स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता जाता है, इसको डिस्टेंस डिके कहते हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं देखो आप इसी फॉर्मूले से ड्रिवन है। इसी तरह से क्यू स्टीबर्ट ने ब्रेक पॉइंट थ्योरी दी थी, विलियम जे रेले WJ रेले ने लॉ ऑफ रिटेल ग्रेविटेशन दिया है। लगभग सेम कॉन्सेप्ट है कि मतलब इनको कैसे करना है। रीजनलाइजेशन के कॉन्सेप्ट में हम पढ़ेंगे कि ये सपोज कोई सिटी है तो इसको हम रीजन में कैसे ब्रेक करेंगे। तो ये सोशल फिजिक्स के एप्लीकेशंस हम लगातार पढ़ते रहेंगे। देन इसके बाद और अदर ब्रांचेस ऑफ डिसिप्लिन, मतलब ज्योग्राफी में और कहाँ का इसने इम्पैक्ट किया। पॉपुलेशन ज्योग्राफी में क्या, रीजनल, इकोनॉमिक, कल्चरल, पॉलिटिकल, मतलब जो सिलेबस है पेपर 2 का, तभी आपका अप्लाइड पार्ट दिखता है पेपर 2 में ज़्यादातर, ठीक है। स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स सब में आपकी ग्रेजुअली डिफ्यूज़ की गई और 1960s तक, ठीक है, 70s में इसका ओवर एंथुसियाज्म डिक्रीज़ हुआ। इसका मतलब 10 साल पहले तक ये बहुत सारे जर्नल्स को डोमिनेट कर रहा था। दुनिया में जितनी भी जोग्राफर्स की रिसर्च थी दैट वाज पॉजिटिविस्ट या रैशनलिस्ट इन टोन थी। वो कहते थे कोई भी नॉर्मेटिव क्वेश्चंस नहीं हो सकते। देन ब्रिटेन में कैसे डेवलप हुआ, जैसे पूछा है ना कहाँ कैसे कैसे कब कहाँ फैला, तो आपको ये पता होना चाहिए। जो मेजर एडवांसमेंट था इसका 1960s में ब्रिटिश जोग्राफर्स ने किया। मेनली जो ये नाम है पीटर हगेट, रिचर्ड चॉर्ले और डेविड हार्वे, विलियम वंज, इन सब लोगों ने किया था। वंज वॉज अमेरिकन जोग्राफर, ये तीनों आपके ब्रिटिश थे, ठीक है। तो इनके बारे में हम लोग को डिटेल में पढ़ना है। जैसे कुछ जोग्राफर्स जिनके बारे में पता होना चाहिए, उन्होंने कौन सी बुक लिखी, उस बुक में क्या कहा गया, जैसे नेटवर्क एनालिसिस किसने लिखी, ये सारी चीज़ें आपको पेपर 2 में काफ़ी यूज़फुल है। तो इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। पीटर हगेट और चॉर्ली ने क्या है मल्टीवेरिएट एनालिसिस डेवलप किया, ठीक है। ज्योग्राफी शुड अडॉप्ट क्वांटिटेटिव मेथड्स एंड यूज़ ऑफ कंप्यूटर, इनका ये कहना था ब्रिटेन वालों का। तभी एल.डी. स्टाम्प ने कहा था कि मतलब इनका गोल्डन काफ इज कंप्यूटर। अदर रीजन्स में कैसे फैला, अमेरिकन सेंटर अमेरिका में कहाँ गया, वाशिंगटन, विस्कॉन्सिन, आयोवा। उसके बाद यूरोप में फैला ब्रिटेन और स्वीडन में डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी इन लंड यूनिवर्सिटी, ये आपकी बहुत ही रिनोन्ड यूनिवर्सिटी है, नाम से बहुत फालतू सी लगती है बट दुनिया में बेस्ट यूनिवर्सिटी मानी जाती है थ्योरेटिकल ज्योग्राफी के लिए। सो दिस वाज अबाउट ऑल दिस लेक्चर। इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम इनकी बात करेंगे, पीटर हैगेट इन्होंने क्या कैसे अप्लाई किया, लीडिंग एडवोकेट। तो ये वाला लेक्चर हम लेवल 3 में कंटिन्यू करेंगे। साथ में और भी जो इससे रिलेटेड टॉपिक्स हैं जो मैंने आपको फ़िलहाल बता, देखो सिलेबस के अकॉर्डिंग तो क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन पूरा हो गया, तो एग्ज़ाम में सीधे पूछ लिया तो वेल एंड गुड। नहीं तो जो ये टॉपिक हैं कि मॉडल्स, सिस्टम एनालिसिस क्या होता है, ग्रेविटी मॉडल, डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन, पॉजिटिविज्म, अगर आप खुद पढ़ पाओ तो खुद पढ़ लो। अदरवाइज लोकेशन थ्योरी नेक्स्ट टॉपिक ये होगा। अदरवाइज़ ये सारी चीज़ें जो भी ये क्वेश्चंस हमने स्टार्टिंग में देखे थे यहाँ से लेके यहाँ तक, इन सबको हम देखेंगे। साथ में और रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो पेपर 2 में एप्लीकेबल हैं उनको देखेंगे। सो आई होप ये आपके लिए एक अच्छा लेक्चर था। सिनॉप्सिस IAS के और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, यू कैन सी स्पेशल कोर्सेज, जनरल स्टडीज़, एवरीथिंग। तो ज्योग्राफी ऑप्शनल में वी आर प्रोवाइडिंग ऑल दी स्पेशल कोर्सेज, जो भी स्पेशल कोर्सेज हैं। सो दिस इज़ द कोर्स डिटेल्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।